हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है इस टाइम, उसकी क्लास नंबर 30 आपके लिए लेकर आए। आज की क्लास में हम आपको नीट प्रीवियस ईयर पूछे हुए बायोलॉजी के टॉप एमसीक्यू कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बाकी के जितने भी एग्जाम्स के नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए मेडिकल लाइन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा। और एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ, हमारी कम से कम 7-8 क्लासें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डली हुई हैं, लगभग 8-10 क्लासें होंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी क्लास जरूर देखें। बीएचयू के क्वेश्चन है, कुछ सीपीएमटी, एआईपीएमटी, नीट के क्वेश्चन है, तो वो सभी क्वेश्चंस आप लोग एक बार जरूर लगा लेना, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको एग्जाम में जरूर ही हेल्प करेंगे। और आज हम जिस प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को आप लोग कंप्लीट जरूर देखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर राइट गए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 565 क्वेश्चन हम आपको करा चुकी हूँ। पिछली क्लास जो हमारी 29 है उसमें हम आपको 565 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। 565 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, उसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे चल के, और जिन स्टूडेंट ने उसका राइट आंसर दिया उनके नाम भी लास्ट में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपसे बोला हुआ था। तो चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 566। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी आज के क्वेश्चन है वो 2013, 15, 16, 17 के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए, यानी कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है इनमें से। साइकस एकलिंगा सिराई, साल्विनिया विषम बीजाणु, इक्विसिटम समबीजाणु, पाइनस एकलिंगा सिराई। तो देखो ये क्वेश्चन हम आपको बायोलॉजी की जो थ्योरी क्लास हमारी शाम को चलती है इवनिंग टाइम, उसमें हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करा चुकी हूँ। उसमें हमने आपको इनके बारे में बताया था, साइकस किस प्रकार का उसका लिंग सिराई होता है, पाइनस का कैसा होता है, ये हम आपको शाम की क्लास में बता भी चुकी हूँ। यदि आपने क्लास देखी होगी तो आज इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या शाम की क्लास आपने देखी होगी तो देखो बात करते हैं साइकस में हमने आपको बताया था, एक ट्रिक्स बताई थी बहुत ही अच्छी कि साईं बाबा क्या कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो साई यानी कि एक, तो साइकस जो होता है वो आपका एक लिंगा सिराई होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था साई यानी साइकस में साई आ रहा है, तो साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। तो साइकस जो होता है वो आपका एक लिंगा सिराई होता है। साइकस किस समूह में रखा गया ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं साल्विनिया ये एक आपका टेरिडोफाइट है। साल्विनिया जो आपका है वो एक टेरिडोफाइट पादप है, टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है, और ये विषम बीजाणु होता है। बिल्कुल सही है बात है, ये कैसा होता है विषम बीजाणु। इसमें जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं विषम होते हैं, हेट्रोस्पोर्स होते हैं। बात करते हैं इक्विसिटम, तो इक्विसिटम ये भी आपका टेरिडोफाइट, ये भी जो पादप है इसे किसके अंतर्गत रखा गया, तो इसे भी आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया, टेरिडोफाइटा के। और साथ ही साथ इसका जो बीजाणु होता है वो सम बीजाणु होता है, और इसे आपका इक्विसिटम को जो टेरिडोफाइटा है उसके आर्थोफाइट में रखा गया है। जब इसका वर्गीकरण किया जाएगा तो इसे आर्थोफाइटा में रखा गया, ये भी बात आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इक्विसिटम को किस में रखा गया है, तो इक्विसिटम को टेरिडोफाइट के जो वर्गीकरण जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो उसके आर्थोफाइटा में रखा गया है। तो इसका जो बीजाणु होता है वो सम बीजाणु होता है, जबकि साल्विनिया का पूछा जाए तो विषम बीजाणु होता है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। और जो पाइनस होता है ये आपका एक लिंगाश्रायी नहीं होता है, क्योंकि पाइनस जो होता है वो उभय लिंगाश्रायी होता है। हमने आपको क्लास में कई बार बताया भी है
थ्योरी की क्लास में कि पाइनस जो होता है वो आपका उभय लिंगाश्रायी होता है, जबकि एक लिंगाश्रायी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पाइनस आपका एक लिंगाश्रायी न होके क्या होता है, वह उभय लिंगाश्रायी होता है। क्या होता है, उभय लिंगाश्रायी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा साइकस और पाइनस को पादप जगत के किस समूह में रखा गया है। साइकस और पाइनस को पादप जगत के किस समूह में रखा गया, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा, क्योंकि हम शाम की थ्योरी की क्लास में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 567। इक्तियोफिस है। इक्तियोफिस क्या है, ये क्वेश्चन आपके बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साथ ही साथ नीट में। इक्तियोफिस क्या होता है, पादविहीन सरीसृप है आपका, पादविहीन स्तनधारी है, पादविहीन उभयचर है, दंत विहीन कीटवक्षी है। तो देखो इक्तियोफस जो होता है एक प्रकार का, ये जो होता है इक्तियोफस वो आपका पादप विहीन यानी कि इनमें पैर नहीं होते, पाद विहीन उभयचर होता है, एम्फीबियस होता है। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में ही रहता है, जल और थल दोनों में ही पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। और उभयचर में आपका जो पाद विहीन उभयचर होते हैं उसमें और भी कुछ नाम है, जैसे कि आपका एक होता है प्रोटियस। प्रोटियस जो होता है ये भी आपका पाद विहीन उभयचर है। कौन सा, प्रोटियस। प्रोटियर के साथ साथ आपका ये जो होता है, और उभयचर में बात की जाए तो मेढक भी आपका एक उभयचर होता है, लेकिन वो पाद विहीन नहीं होता है। ठीक है, मेढक भी आपका उभयचर होता है। अब बात करते हैं ये जो इक्तियोफिस है इसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं, हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये 3 चेम्बर से मिलकर बना होता है। इक्तियोफिस है वो आपके 3 चेम्बर से मिलकर बना होता है। कितने से, 3 चेम्बर से। आपको एक बात और बतानी होगी, क्या इक्तियोफिस एक प्रकार की मछली है या कोई जीव है साधारण, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बताना होगा। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन पूछा करें उन्हें या तो तुम्हें पता हो तो लिख दिया, नहीं पता है तो सर्च करके तब लिखो यहाँ। इससे क्या होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग जब सर्च करोगे तो उसके साथ साथ जब सर्च करोगे तो इक्तियोफिस के बारे में और बाकी की जानकारी ले सकते हो। हमने एक क्वेश्चन पूछा है, आप ये सर्च करोगे या किताबों में पढ़ोगे तो आपको 2 चीज एक्स्ट्रा में और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये किया करो कि जितने भी क्वेश्चन हम पूछते हैं सभी के आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं जो इक्तियोफिस होता है वो उसमें 3 चेम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं। क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और एक उसमें निलय होता है। क्या होता है, एक निलय होता है और 2 आलिंद होते हैं। इक्तियोफिस जो होता है उसमें उसके हृदय में 3 चेम्बर उपस्थित होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और एक आपका निलय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो शरीर होता है वो सिर और धड़ में विभाजित होता है। किसमें, सिर और धड़ में विभाजित होता है। जो ये इक्तियोफिस है उसका जो शरीर होता है वो सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। तो ये जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इक्तियोफिस क्या है, इक्तियोफिस आपका पाद विहीन उभयचर, क्या है, पाद विहीन उभयचर है, यानी कि इसमें पैर नहीं पाए जाते, और साथ ही साथ ये उभयचर है जो जल और थल दोनों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं, देखो जितने भी क्वेश्चन से आगे रखे हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ वीडियो को जरूर देखते रहना, और लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 568। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। शैवाल अपने निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। लेमिनेरिया और सारगासम भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एल्गिन लाल शैवाल तथा केराजिन भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है।
तो देखो हम आपको ये चीज बता भी चुके हैं, अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही बात है। शैवाल अपने निकट पर्यावरण से घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, तो ये भी राइट है। लेमिनेरिया और सारगासम भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये भी बात सही है। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त की जाती है, सारगासम ये भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्या है, एक प्रकार के शैवाल है। एल्गिन लाल शैवाल तथा केराजिन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एल्गिन जो होता है वो आपके किससे प्राप्त किया जाता है, तो एल्गिन जो होता है वो भूरे शैवाल से, ये उल्टा लिखा हुआ है। जो एल्गिन है वो आपके भूरे शैवाल से प्राप्त की जाती है, जबकि केराजिन है वो आपके लाल शैवाल से प्राप्त की जाती है। नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एल्गिन जो होता है वो भूरे शैवालों से प्राप्त की जाती है, एल्गिन जो पदार्थ है, जबकि केराजिन नाम का जो पदार्थ है वो आपके लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी से प्राप्त की जाती है। ये जबकि ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है, किससे, ब्राउन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी के जो 3 पॉइंट ऊपर वाले लिखे वो सभी राइट थे। और ये क्वेश्चन जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगार अगार जो है वो एक प्रकार का पदार्थ है जिससे आइसक्रीम जेली बनाई जाती है और बेकरी उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है इसका। ये जो होता है वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम नाम के जो शैवाल, लाल शैवाल है, उनसे ही आपका अगार अगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। जबकि बाकी के जो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका राइट है। एल्गिन जो होता है वो भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है और जबकि केराजिन है वो आपके लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 569। क्वेश्चन नंबर 569 है हमारा, पॉरीफेरा में स्पंज गुहा कसाव कोशिकाओं द्वारा स्तरित होती है, जिन्हें क्या कहते हैं। पॉरीफेरा जो संघ है आपका, जिसमें आपका स्पंज आते हैं, स्पंज गुहा कसाव कोशिकाओं से, फ्लैजिला सेल से स्तरित होती है, यानी कि उसमें पाई जाती है, स्तर पाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है कोएनोसाइट। क्या कहा जाता है, कोएनोसाइट उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे आपका जो प्लांट किंगडम आपका फिनिश हो जाएगा। शाम की क्लास हमने नहीं डाल पाई क्योंकि हमारे मुंह में छाले निकले हुए थे, तो बोलने में तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन थोड़ा आराम है तो हमने इस वीडियो को यहाँ पर डाला आपको PDF के रूप में। आप जो नेक्स्ट क्लास है आवृत्ति विधि की वो आपकी आज शाम को मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो एनिमल किंगडम में आपका पॉरीफेरा को हम बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाएंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो वहीं पर हम आपको बताएंगे कि पॉरीफेरा में स्पंज गुहा कसाव कोशिकाओं द्वारा स्तरित होती है, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है कोएनोसाइट। आप अभी याद कर लेना, यहाँ पर आपको वहां पर और अच्छे से समझा देंगे। तो देखो यहाँ पर ऑस्किलम पाया जाता है, ऑस्टिया पाए जाते हैं, इनका भी कार्य क्या होता है ये भी हम आपको वहीं पर बता देंगे। ठीक है, ऑस्टिया जो होता है ये वाटर को बाहर निकालने में सहायक होता है और जो स्पंज होते हैं वो लगभग इस प्रकार के होते हैं। देखो इस प्रकार के आपके स्पंज होते हैं, इस प्रकार से ये आपका जो होता है यहाँ पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं स्पंज जैसे, इस प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला जो आपका होता है इसे ऑस्कलम कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये पानी को बाहर निकालने में सहायक होता है। और ये जबकि ऑस्टिया जो होते हैं, ये जो आपके ऑस्टिया जो होते हैं ये वाटर को अंदर ले जाते हैं। ऑस्टिया का काम होता है पानी को अंदर ले जाना, जबकि ऑस्कलम का काम होता है पानी को बाहर निकालना, पानी को बाहर निकालना। तो ये इनका काम होता है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोएनोसाइट। ओके, तो ऑस्कलम का क्या काम होता है, पानी को बाहर निकालना स्पंज से। ऑस्टिया का काम क्या होता है, पानी को अंदर ले जाना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 570। क्वेश्चन नंबर 570 है कि निभई शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है। निभई का मतलब है यानी कि कॉलोनी बना के यानी कि समूह बनाकर कौन से शैवाल रहते हैं। तो कॉलोनी बनाकर हमने आपको बताया, ये भी क्वेश्चन आपके नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
जो निवई शैवाल का एक उदाहरण आपका है वो आपका क्या है, बॉल वॉक्स। कई बार हम आपको बता भी चुके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। निवई शैवाल यानी कि कॉलोनी बनाकर, समूह बनाकर निम्न में से कौन सा शैवाल रहता है, तो वो आपका बॉल वॉक्स शैवाल होता है, जो एक कोश की शैवाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लें, आपसे एग्जाम में आगे पूछा भी जा सकता है कि बॉल वॉक्स कैसा शैवाल है, समूह बनाकर रहता है, कैसे रहता है। तो बॉल वॉक्स जो होता है वो निभई या समूह बनाकर रहता है या कॉलोनी बनाकर रहता है, इस प्रकार से ये रहता है, ऐसे इस प्रकार से कॉलोनी बनाकर ये रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 571। बोगेनवेलिया में कांटे किसका रूपांतरण है? बोगेनवेलिया नाम का एक पादप होता है, उसमें कांटे जो पाए जाते हैं वो किसका रूपांतरण है? अपस्थानिक मूल का, स्टेम का, पर्ड का या अनुपर्ड का? तो जो कांटे होते हैं वो स्टेम यानी तना का रूपांतरण होते हैं। तना जो होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं। कौन? तना यानी कि स्टेम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट 2016 या 17 में। बोगेनवेलिया में कांटे किसका रूपांतरण होते? तो वो आपके स्टेम का रूपांतरण होते। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 572। 572 क्वेश्चन है हमारा, बहुसंगी पद यानी कि पॉलीएडेल्फस किससे संबंधित है? बहुसंगी पद ये किससे संबंधित है? दलपुंज से, पुमंग से, वादलपुंज से या जायांग से? तो बहुसंगी जो पद है वो आपके पुमंग से संबंधित है, यानी कि एंड्रोसियम। किससे संबंधित है? एंड्रोसियम से संबंधित है आपका। किससे संबंधित है? एंड्रोसियम यानी कि पुमंग से संबंधित है। बहुसंगी पद का मतलब क्या होता है? तो पुतंतु के कई समूह, अनेक बंडल पुतंतु के जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको बहुसंगी कहा जाता है। जब पुतंतु के अनेक बंडल समूह में होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तब बहुसंगी पद कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये बहुसंगी जो पद होता है वो आपके सेमल का जो पेड़ होता है, सेमल का जो पादप होता है उसमें पाया जाता है। बहुसंगी पद पूछा जाए किसमें पाया जाता है? ये पॉलीएडेल्फस किसमें पाया जाता है? तो ये आपके सेमल में जो पुमंग भाग होता है उसमें से संबंधित है। ठीक है, पुतंतु अनेक बंडलों के समूह में जब हो जाते हैं तो उनको बहुसंगी पद कहा जाता है। तो ये आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बहुसंगी पद किससे संबंधित है निम्न में? तो ये पुष्प के पुमंग भाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 573। लाइसोसोम में उच्च मात्रा मिलती है। लाइसोसोम में उच्च मात्रा मिलती है लिपोप्रोटीन की, पॉलीराइबोसोम, डीएनए लाइगेज या हाइड्रोलिटिक एंजाइम की। तो जो लाइसोसोम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल ऑफ बैग कहा जाता है। लाइसोसोम में उच्च मात्रा किसकी होती है? तो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उनकी, जल अपघटनी एंजाइम जिन्हें कहा जाता है, उनकी बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। कौन सी एंजाइम की? जल अपघटनीय एंजाइम। हिंदी में इनको कहा जाता है जल अपघटनीय एंजाइम। तो लाइसोसोम में उच्च मात्रा किसकी होती है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की होती है। और लाइसोसोम जो आपका है वो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का कोशिकांग है। जो कैसा कोशिकांग है आपका? एक झिल्ली युक्त, यानी कि इसमें एक झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन युक्त होता है, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 574। क्वेश्चन नंबर 574 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अवयव है इनमें से जो कोशिका को, जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है उसको चिपकने में विशिष्टता प्रदान करती है? केंद्र की झिल्ली उसकी, प्लाज्मा झिल्ली, ग्लाइकोकैलिक्स या कोशिका भित्ति? तो देखो उसमें जो एक बाहर की ओर एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक परत होती है, भित्ति होती है एक प्रकार की, जो उसे क्या करती है? कोशिका को चिपकने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपके नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? तो वो आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है। आपको पता है बैक्टीरिया के ऊपर 3 झिल्लियां होती है, एक प्लाज्मा झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति, उसके बाहर आपकी जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 575। क्वेश्चन नंबर 575 है कि निम्न में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ये आपका बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है और शायद जीएसबीएम में भी पिछले साल पूछा गया था। निम्न में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? गैर प्रोटीन यानी कि उसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है। एंजाइम है, जितने भी अधिकांश जो एंजाइम होते हैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो अधिकांश प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इनमें से आपको बताना वो गैर प्रोटीन वाला कौन सा है जिसमें प्रोटीन ही नहीं पाई जाती है, बल्कि वो प्रोटीन से बना नहीं होता है, प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता है। ऐसा इनमें से कौन सा एंजाइम है? तो प्रोटीन से नहीं बना होता तो किससे बना होता है? तो देखो, प्रोटीन से न बनने के बाद वो किसी आरएनए से बना होता है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उससे बना होता है, जिसका नाम है राइबोजाइम। कौन सा एंजाइम है? राइबोजाइम नाम का जो एंजाइम होता है वो गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है जो आरएनए से मिलकर बना होता है एंजाइम, लेकिन प्रोटीन से न मिल बन के वो किससे बना होता है? आरएनए से मिलकर बना होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइबोजाइम जो एंजाइम है उसमें क्या पाया जाता है, वो किससे मिलकर बना होता है? तो वो आरएनए से मिलकर बना होता है, वह प्रोटीन से नहीं मिलकर बनता है। वैसे तो एंजाइम है लेकिन प्रोटीन से नहीं बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, राइबोजाइम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 576। क्वेश्चन नंबर 576 है आपका, निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए? ऐसा कौन सा आरएनए है जो प्राणी की कोशिका, जो जंतु कोशिका होती है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाना चाहिए? टीआरएनए, एमआरएनए, एमआईआरएनए या आरआरएनए? तो आपका जो आरआरएनए होता है ये प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, और ये आपका एकमात्र ऐसा आरएनए है जो राइबोसोम जो कोशिकांग होता है उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में पाया जाने वाला आरएनए है। तो निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए? तो वो आपका होता है कौन सा आरएनए? आरआरएनए। कौन सा आरएनए होता है? आरआरएनए होता है। और साथ ही साथ आपको एक पॉइंट यहाँ पर और याद कर लेना है आरएनए के संबंध में, ये सबसे स्थायी होता है। आरआरएनए जो होता है वो सबसे स्थायी, स्टेबल होता है। सबसे स्थायी आरएनए पूछा जाए आपसे कौन सा होता है, तो सबसे स्थायी आरएनए जो आपका होता है वो आरआरएनए होता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ पर और याद कर लेना है, सबसे स्थायी आरएनए पूछा जाए, सबसे स्टेबल आरएनए पूछा जाए तब भी आप आरआरएनए बताओगे। और एक पॉइंट आपसे और पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जीवन अवधि किसकी होती है? इनमें से सबसे लंबी जो जीवन अवधि है, सबसे लंबी जीवन अवधि यानी कि लाइफ जो होती है, सबसे ज्यादा लाइफ किसकी इनमें से लंबी? तो वो आपकी आरआरएनए की ही होती है। सबसे लंबी जीवन अवधि है वो आपकी किसकी होती है? आरआरएनए की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आरएनए, कौन सा आरएनए है जो प्राणी कोशिका में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए? तो वो आपका आरआरएनए होता है जो केवल राइबोसोम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइबोसोम में प्राप्त होता है ये। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 577। क्वेश्चन नंबर 577 है हमारा, वातावरण में किस गैस, वातावरण में वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो तो हम सही से यहाँ पर बोल दे रहे हैं। वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर बढ़ जाएंगे? नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया या मीथेन? तो वातावरण में यदि ओजोन की कमी हो जाए, ओजोन जो गैस होती है O3 जिसे कहा जाता है, उसकी यदि कमी हो जाए तो क्या होगा? हमारे त्वचा के जो कैंसर है, त्वचा स्किन जो कैंसर होता है उसके अवसर ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि
ओजोन जो परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, यानी कि हमारे लिए कवच है एक प्रकार का ये। तो ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणों को हमारी पृथ्वी पर नहीं आने देती है। तो इसलिए क्या ओजोन गैस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वातावरण में ओजोन परत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये ओजोन गैस जो होती है, वो ओजोन परत जो आपकी होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ओजोन, जिसका क्या होता है O3 होती है, जो इसका जो आपका क्या होता है O3 होता है। जबकि ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन का अपर रूप है और ओजोन जो होता है वो किसका अपर रूप है, ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 578। क्वेश्चन नंबर 578 है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, तप्त स्थल। हॉट स्पॉट का मतलब होता है तप्त स्थल। तप्त स्थल, तप्त स्थल इसका मतलब होता है जैव विविधता, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हो, उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जैव विविधता जो भारत में है, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान, सुंदरवन या पश्चिमी घाट। तो देखो आपका जो इनमें से जो आपका है वो पश्चिमी घाट भारत में पाया जाता है। भारत में पश्चिमी घाट जो है वो हॉटस्पॉट स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में 3 हॉटस्पॉट है। भारत में कितने हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट है। एक आपका कौन सा है, तो एक आपका है पश्चिमी घाट श्रीलंका तथा श्रीलंका कहते हैं, दूसरा आपका है वो इंडो बर्मा है और तीसरा आपका है वो हिमालय क्षेत्र है। दूसरा कौन सा आपका, एक तो पश्चिमी घाट है, दूसरा आपका इंडो बर्मा है, इंडो बर्मा, ये आपको तीनों नाम अच्छे से याद करना है। इंडो बर्मा है और तीसरा आपका जो है वो हिमालय क्षेत्र है। ये तीनों ही आपके हॉट स्पॉट कहे जाते हैं, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा और पश्चिमी घाट। तो भारत में 3 हॉट स्पॉट है, यानी कि 3 तप्त स्थल है और जो आपका इनमें से कौन सा है, पश्चिमी घाट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंडो बर्मा, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट, ये तीनों ही भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 579। ये जो जैव विविधता वाला चैप्टर है बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बीज का बहाचोल झिल्ली जैसा पतला निम्न में नहीं होता है। बीज का बहाचोल, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट। बीज का बहाचोल झिल्ली जैसा पतला निम्न में नहीं होता है, मक्का में, नारियल में, मूंगफली में या चना में। तो बीज का बहाचोल झिल्ली जैसा पतला निम्न में से नहीं होता है, तो वो आपका नारियल में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, नारियल जो आपका कोकोनट है उसमें बहाचोल झिल्ली जैसा पतला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 580। क्वेश्चन नंबर 580 हमारा, निम्न में से बात रंध्र का कार्य क्या होता है। निम्नलिखित में से बात रंध्र जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है। बाष्पोत्सर्जन करना, गैस विनिमय, खाद्य अभिगमन या प्रकाश संश्लेषण। तो देखो बात रंध्र का जो काम होता है वो गैस विनिमय करना होता है। क्या होता है, गैस विनिमय करना, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। और ये आपके छाल जो होती है, पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, बात रंध्र पाए जाते हैं, जिनका काम होता है गैस विनिमय करना। जबकि बाष्पोत्सर्जन जो की क्रिया जो होती है वो स्टोमेटा में होती है। पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा, उनके अंदर ये क्रिया होती है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की। जबकि बात रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पेड़ की जो छाल होती है, ऊपर से जो छाल टेढ़ी होती है मोटी मोटी, उसी में बात रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है,
इसका काम क्या होता है, तो गैस विनिमय करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जबकि बाष्पोजन की क्रिया जो होती है वो स्टोमेटा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। खाद्य अभिगमन का मतलब क्या है, तो जो हमारा संवहन ऊतक होते हैं जो भोजन को लाने आने का काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो ये क्या होते हैं, खाद्य अभिगमन और प्रकाश संश्लेषण आपको पता है पहले से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 581। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का कार्बनिक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण स्रोत से अधिगम को शर्करा को किस रूप में होता है। स्रोत से अधिगम को शर्करा के किस रूप में, मतलब आपको ये बताना होगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के द्वारा जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनते हैं उनका ट्रांसफर किसके रूप में होता है, किस शर्करा के रूप में होता है, ये आपको बताना होगा। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। ये आप लोग इस आंसर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। अब बात करते हैं जो पिछली क्लास में हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताएंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर दिया उनके नाम भी बताएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता देंगे। नहीं, ठीक है, तो देखिएगा हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो पिछली क्लास में दिया था वो 565 क्वेश्चन था। 565 क्वेश्चन हमने आपसे पूछा हुआ था कि पाई, क्वेश्चन ये था हमारा, फायर हिलियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है इस मीटर का, वो आपका सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है उनको नापने में किया जाता है। फायर हिलियोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 स्टूडेंट्स ने राइट दिया, जिनका नाम है, सबसे पहले जो हमारे पास आंसर आया था वो विकास पटेल, और दूसरा जो हमारे पास आंसर आया था वो अनुराधा मौर्य। ओनली 2 स्टूडेंट्स ने ओनली राइट आंसर दिए, शेष किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। तो इसका मतलब है आप लोग पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो। आंसर जरूर दिया करो, जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर तो बता दिया करो, जिससे हमें ही पता चले कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो मन से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था एक, पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पायरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए, उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपसे पिछली क्लास में पूछे हुए थे, ओनली 2 स्टूडेंट ने राइट आंसर दिए। बहुत ही अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा, और आप दोनों लोगों को वेरी वेरी थैंक यू हुई। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। जो क्वेश्चन हमने पूछे हुए आपसे पीछे उनके आंसर आप लोग जरूर बताएं सभी के। तो आज के क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट गए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें। और इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। हम इस सीरीज में इसी प्रकार क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, बहुत ही टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं 1000। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और BHU बाकी के जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं टॉप, वही क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स।